बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने कल इसके टाइप देखे कि कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करता है और किस टाइप से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है। तो हम लोग टाइप्स देख रहे थे सिर्फ नर्वस सिस्टम के, जहाँ पे मैंने कहा आपको कि सिर्फ हेडिंग्स जो आने वाले चैप्टर की है वो सिर्फ हेडिंग्स चलने वाली है, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या है, न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल का मतलब हो गया कि तंत्रिकाएं हमारी बॉडी पे किस टाइप से नियंत्रण रख रही है। तो तंत्रिका पूरा बॉडी में हमारे फैला हुआ जो तंत्रिका तंत्र है, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हमारे एक्सिस पोर्शन में जो फैला हुआ है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे पूरे के पूरे पेरिफेरल हिस्से में फैला हुआ है, परिधीय हिस्से में फैले हुए हैं वो होंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस टाइप से हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के टाइप्स देखे, और उन्हीं टाइप्स के साथ में हम लोगों ने बात की थी कि जो नर्वस सिस्टम है, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि नर्वस सिस्टम की एक इकाई होती है, उस एक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्योंकि जहाँ पे सेल का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, सेल का टॉपिक यदि आपके 6th क्लास में स्टार्ट हो रहा है, 7th या 8th में आप जहाँ पे भी सेल बायोलॉजी का नाम सुनते हैं या बहुत अच्छे से सुनते हैं, वहाँ पे दिया होता है कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे लंबी सेल कौन सी है और सबसे बड़ी सेल कौन सी है। और जहाँ मैंने सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ाया है वहाँ मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की। लेकिन आप लोग अभी 12th के स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, तो 12th के स्टैंडर्ड में आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, और सबसे लंबी सेल है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ सेल बायोलॉजी पढ़नी शुरू की थी वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि जो सबसे शरीर की सबसे लंबी जो सेल होती है वो कौन सी होती है, हमारे यहाँ पे न्यूरॉन होती है। एक रफली सा डायग्राम बनाया हुआ होता है इस टाइप का कि भाई इस टाइप से यूं यूं करके, और फिर यहाँ पे इसके लंबा सा एक्सोन निकाल देते हैं। ठीक है, तो और बोल देते हैं कि भाई ये क्या है, हम आपके तंत्रिका कोशिका है जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोली जाती है। ये छोटे स्टैंडर्ड पे। थोड़े बड़े स्टैंडर्ड पे आते हैं तो इसका हाई लेवल डायग्राम पढ़ना होता है। इससे और बड़े स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो इससे भी आपको यहाँ हाई लेवल का डायग्राम है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी हमारा डायग्राम है वो इतना सफिशिएंट है, इस सफिशिएंट डायग्राम से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी का जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर यूनिट, उसकी एक इकाई है, वो एक इकाई क्या है, न्यूरॉन होती है, जिसको तंत्रिका कोशिका या हिंदी में भी न्यूरॉन मात्रा लगा के लिख सकते हैं। तो वो नाम है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसको मैंने आपको लिखा है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। पूरे के पूरे तंत्रिका तंत्र की नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है उसको क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में हम कहते हैं कि इसका ओरिजिन मैंने आपको कल बताया था कि इसके जो रेंडोस पोर्शन है वो कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी पे फैले हुए होते हैं, जो बाहर से मिलने वाले मैसेज को आवेग संचरण के थ्रू इम्पल्स जो क्रिएट होते हैं, उन इम्पल्स के क्रिएट होने से हमारे मैसेज कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा। ठीक है, तो इम्पल्स को क्रिएट करने का काम है। तो इसका ओरिजिन हमने बताया था एक्टोडर्मल एम्ब्रियोलर लेयर से। ठीक है, फिर ये लॉन्गेस्ट सेल हो गई अप्रोक्स 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर तक एक सेल का ये नाप है वो लिया जाता है। तो आप साइज आपसे कोई नहीं पूछेगा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो पूछी जा सकती है। और यहाँ मैं भी आपके लिए क्वेश्चन करती हूँ, जब आप मेरे को क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं, तो मेरे को बहुत ही खुशी होती है कि यार बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं। एक भी बच्चा मेरे को एक वीडियो पे कमेंट करता है, उसका जो मैंने आंसर क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर करता है, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो सोचो आप लोग जितने जने यहाँ पे पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, वो सारे के सारे मैसेज करोगे मेरे को, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है तो मैंने क्वेश्चन यही पूछा है जो आपके या तो बेसिक साइंस से रिलेट करता है या फिर वो रिलेट करता है जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ा है उसी से। ऐसा तो कुछ पूछ नहीं रही कि भाई मैंने अभी तक प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाई और मैं प्लांट फिजियोलॉजी में पूछूंगी भाई क्रेब्स साइकिल क्या होता है और क्रेब्स साइकिल में क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसा तो मैंने कुछ पूछा नहीं। मैंने क्या पूछा है जो मैंने या तो लास्ट प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा दिया या आपके बेसिक साइंस में जो जनरल साइंस में आपके रहा हुआ है वही तो क्वेश्चन पूछती हूँ। तो एक बच्चा मैसेज करता है, 2 मैसेज करता है, जैसे लास्ट वीडियो में मैं अभी तक एनालाइज किया है, अभी तक जो मैसेज आए तो उसमें सिर्फ 3 बच्चों के मैसेज आए। तो मैं तीनों बच्चों को अप्रिशिएट करूंगी कि बच्चा बहुत अच्छी है कि आप लोग आंसर कर रहे हैं। आंसर करने से मेरी जो खुशी का ठिकाना है, और मैं जितनी खुश रहूंगी आपको उतना अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये रहेगा ना कि बच्चे पढ़ने वाले हैं। बच्चे नहीं पढ़ने वाले, उनको सिर्फ रेटाफिकेशन करके ठीक है बायोलॉजी में पास होना है, तो मैं उतना ही मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। तो आपको जितना अच्छा पढ़ना है उतना अच्छा मटेरियल आपको लेना है, तो आप मेरे को आंसर कीजिए।
तो यहाँ आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि लॉन्गेस्ट सेल तो मैंने बता दी कि जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी कोशिका है। अब आपको जो आंसर करना है वो करना है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। जरूरी नहीं है हमारी ही हो, जो हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसका आंसर करना है कि सेल बायोलॉजी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल और सबसे लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, सॉरी लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट सेल जिसको बोला जाता है, उसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ उससे पहले मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हो, हर कोई मेरा जो आंसर है उसका रिप्लाई करे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल होगी, फिर हम न्यूरल टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूरल टिश्यू, आपको ये न्यूरॉन आपका डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, तो इस डायग्राम में कौन से पार्ट है वो अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि न्यूरल टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला है न्यूरॉन, ठीक है, और इसी के साथ में होता है न्यूरोगिला। तो ये वाला जो न्यूरोजिला या न्यूरोगिला, ये जो आप जिस भी जी को किस टाइप से भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसका, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है तो ये आपकी बुक में कम देखने के लिए मिलता है, मतलब नीट लेवल पे भी कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए। मोटा मोटी स्टडी हम लोग न्यूरॉन के करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि न्यूरोजिला है वो किस टाइप के सेल्स की बनी हुई होती है, जिसमें इसमें हम लोग जैसे पढ़ेंगे ना कि सेल की स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, उसमें प्रवर्त कैसे रहेंगे, उसी टाइप से इसमें क्या होता है एस्ट्रोसाइट। कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्ड याद करके तो छोड़ना है हमें, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट, फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट और फिर माइक्रोगिलोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 साइट है वो क्या होंगे? न्यूरोगिला या न्यूरोजिला, जो भी आप बोलना चाहो उसको, ठीक है। तो आप इसको एक साइड पोर्शन में रख दीजिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन की बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। न्यूरॉन की बॉडी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी वो होगी साइटोन, जिसको हम सेल बॉडी या सोमा भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ जब मैं आपको इनकी डिटेल स्टडी करवाऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको हेडिंग बता रही हूँ, फिर इसकी जब डिटेल स्टडी होगी तो इस नाम को किस किस नाम से जाना जाता है वो भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं यहाँ पे। तो साइटोन का मतलब समझ में आ रहा है? सेल बॉडी, एक कोशिका का काय, कोशिका काय, हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख सकते हैं कोशिका काय। फिर यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन के प्रवर्ध, न्यूरॉन पे और कौन सी संरचनाएं हैं वो लगी हुई है। तो न्यूरॉन के ऊपर कौन सी संरचना लगी हुई है? एक्सॉन और डेंड्रॉन, और ये आपके 8th और 10th क्लास में आती है स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे आप एक्सॉन और डेंड्रॉन्स पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सॉन और डेंड्रॉन को मिला के क्या कहा जाता है? न्यूराइड्स कहा जाता है। तो आप लोग ये न्यूराइड्स वर्ड भी है, आपको ध्यान में रखना है। और एक्सॉन, डेंड्रॉन, साइटोन कहाँ पे है वो मैं एक बार आपको डायग्राम में शो करती हूँ, ठीक है। आपका ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेरा हाथ कवर हो रहा है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर, जस्ट राउंड हम देखेंगे। ये जो साइड में मैंने प्रवर्ध निकाल रखे हैं, ठीक है, उनको नहीं देखना है, सिर्फ एक सेल स्ट्रक्चर देखनी है। ये हमारी क्या है? सेल बॉडी है, कोशिका काय है। जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते हैं। सेल बॉडी है, कोशिका काय है। अब हम देखते हैं कि जितने भी सेल बॉडीज होती है, जितने भी सेल्स होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक को छोड़ के। हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट्स में ही क्या होंगे? न्यूरॉन्स है वो वेल डेवलप्ड पाए जाएंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी, तो आपके न्यूक्लियस वाला तो लफड़ा रहेगा नहीं। तो यहाँ सेल में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उसी न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पे जो भरा हुआ रहेगा, मटेरियल भरा हुआ रहता है, उस भरे हुए मटेरियल को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। इतना भी आपको क्लियर है कि सेल है, सेल की बॉडी है, सेल की बॉडी में न्यूक्लियस है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के बाद में देखो कि यहाँ पे और कौन सी चीजें हैं वो पाई जा रही है। हम लोग बोलते हैं सेल के अंदर अंतःप्रदिवी जालिका पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब मेरे को एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया, एक क्वेश्चन और ये कि राइबोसोम का आप फंक्शन बताएंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस में आपको ये डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे जो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर हो रहा है कि जो न्यूक्लियस के ऊपर आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदिवी जालिका और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं? निसेल्स बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो जो निसेल्स बॉडी है, इस निसेल्स बॉडी को निसेल के कण, निसेल कण भी बोलते हैं हिंदी में, ये निसेल्स बॉडीज होगी इंग्लिश में। तो निसेल्स बॉडी है, इसके अंदर प्रेजेंट होगी, उसी के साथ में न्यूरो फाइबर्स है वो इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसमें और प्रेजेंट हो रही है।
तो अंतःप्राथमिक जालिका राइबोसोम है, वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे नीसेल्स बॉडी बना रहे हैं। और आपको यहाँ पे जो आंसर करना है वो आंसर ये करना है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है या राइबोसोम का फंक्शन है वो क्या होता है, या तो आप मेरे को आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि यहाँ से है ना ये जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से एक लंबा सा ये एक प्रवर्ध निकल गया, ठीक है, एक यहाँ से निकल गया। अब इसको पूरे को क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है। ये रहा एक्सोन, कह रहे हैं एक्सोन, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखो लिखा है डेंड्रोन्स, तो डेंड्रोन्स कहाँ पाए जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्रोन्स है वो सेल बॉडी के इस टाइप से ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फैली हुई स्ट्रक्चर है, ये जो फैली हुई स्ट्रक्चर है वो कहाँ होंगे, हमारे आउटर साइड में, और एक्सोन है वो कहाँ होंगे, अंदर की तरफ। तो हमें बाहर की तरफ कुछ भी चीज फील हो रही है, लाइक टच, पेन, हीट, कोल्ड, जो भी चीज हमें फील हो रही है, जिसका मैसेज हमें कहाँ पहुंचाना है, जिसके इम्पल्सेस हमें कहाँ पहुंचाने हैं, ब्रेन तक पहुंचाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो मैसेज आएगा, मैसेज रिसीव करेगा, उस मैसेज को रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट्स करेंगे। तो डेंड्राइट्स से उस मैसेज को लिया, ये लाइक यहाँ पे डेंड्राइट्स से मैसेज ले लिया, ये मैसेज लेके किसको देगा, साइटोन को देगा, सेल बॉडी को देगा, और सेल बॉडी मैसेज है वो कहाँ पहुंचा देगी, एक्सोन में पहुंचा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, तो यहाँ पे एरो इधर गया, फिर साइटोन से एक्सोन में आया, और ये एक्सोन से ये एरो है वो कंप्लीटली, यहाँ पे एरो देख लीजिए आप, यहाँ पे ये एरो यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो एक्सोन से यहाँ पे ये एक्सोन टर्मिनल वाला पोर्शन होता है, जो लास्ट हिस्सा होता है एक्सोन का, ठीक है, जो आगे जाके जहाँ पे भी अटैच हो रहा है, जहाँ से भी ये मैसेज नेक्स्ट को देगा, तो उस हिस्से को कहेंगे साइनेप्टिक नोक या सिनेप्स जो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप आज है वो सारे के सारे नाम है वो आप लोग ध्यान में रखिए, कल मैं इनकी थ्योरी है वो आपको नोट्स के रूप में और प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो साइटोन आपको समझ में आ गया, डेंड्राइट्स आपको समझ में आ गया, और ये एक्सोन वाला पोर्शन, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ हम थ्योरी देखते हैं इसकी कि जो एक्सोन पोर्शन है और डेंड्रोस पोर्शन है, इनके वर्क किस टाइप से होते हैं। तो एक्सोन है वो ओनली वन, और डेंड्रोस है वो वन एंड मोर देन वन। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि एक्सोन सिर्फ क्या होगा, एक है, और यहाँ पे डेंड्रोन्स है वो वन भी हो सकते हैं और मोर देन वन। हम जो कल न्यूरॉन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं उसमें आपको ध्यान होगा कि डेंड्रोन्स और एक्सोन्स के किस टाइप से संख्या के आधार पे, नंबर्स के बेसिस पे न्यूरॉन के टाइप है वो डिवाइड किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने 6 बनाए, मेरे डायग्राम में 6 बना सकती थी, 5 बना सकती थी, मतलब मोर देन 1 बनाए, क्लियर। तो यहाँ पे 1 और मोर देन 1, क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड। यहाँ पे हम बोले कि ऐसे सीधा चल रहा है, ये लंबा हो गया और किसी भी टाइप की कोई शाखा में डिवाइडेड नहीं है, मतलब अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ये, क्लियर, एक्सोन। फिर हम डेंड्रोन की बात करें, स्मॉल एंड ब्रांच्ड, भाई छोटे छोटे हैं और इसमें क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इस टाइप से क्या हो गई, यहाँ से चल रहा था और ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें न्यूरोफाइब्रल्स प्रेजेंट। अब हम यहाँ पे जो देखेंगे ना स्ट्रक्चर्स इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होंगे, न्यूरोफाइब्रल्स है वो प्रेजेंट होंगे, न्यूरोफाइबर्स है जो तंत्रिका तंतु है वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे जो डेंड्रोन्स है इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में निसेल्स बॉडी की बात करें तो निसेल्स की बॉडी है वो इधर प्रेजेंट है, इधर एब्सेंट है, मतलब यहाँ ये आप कंप्लीट है, इसमें बोल सकते हो कि इसमें निसेल्स बॉडी है वो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर है वो निसेल्स बॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है, पाई जाती है। तो निसेल्स बॉडी मैंने बताया ये अंतःप्राथमिक जालिका और राइबोसोम का मिला हुआ एक कण होता है, लेकिन ये वर्क क्या करता है ये मैं आपके कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अभी आपको राइबोसोम का वर्क मेरे को आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो एक्सोन का मैंने वर्क लिखा है, कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन, और इसमें लिखा है टुवर्ड्स साइटोन। तो यहाँ पे जो इम्पल्स आ रहे हैं वो बाहर से किसकी तरफ आ रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, साइटोन की तरफ आ रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो अंदर की तरफ कोई चीज आ रही है तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रिक। अभी वर्ड किसके लिए यूज कर रहे थे हम, एफरेंट। अप वर्ड किसके लिए यूज कर रहे थे, इफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वर्ड है अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रीपिटल प्रोसेस है, तो वो मैसेज है वो अंदर की तरफ लेके आ रही है, क्लियर। और एक्सोन क्या करेगा, अवे फ्रॉम साइटोन, यहाँ से मैसेज को दूर लेके जाने का काम करेगा। तो मैसेज को दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल
ठीक है, तो ये क्या रहेगा, अपकेंद्रीय रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी किस टाइप से एक्सोन और डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। अब एक्सोन का वर्क क्या रहता है, एक्सोन के स्ट्रक्चर में कौन से पार्ट आते हैं, साइटोन में कौन से पार्ट है, निसेल्स बॉडी का वो क्या वर्क है, न्यूरोफाइबर्स का क्या काम है, या न्यूरोजिला इसका क्या वर्ड है, मतलब हर एक चीज़ का जो वर्क है उसके बारे में हम एक्सप्लेन है वो कल के वीडियो में करेंगे। अभी आपको आज ये जो डायग्राम है उस डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसी डायग्राम के साथ में आपको ये सारी की सारी जो थ्योरी है एक्सोन और डेंड्रॉन है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आपकी जो नोटबुक है, सॉरी आपकी जो बुक है आरबीएससी की, उसमें इतना ही दे रखा है, ठीक है। उसके आगे जो इनके सारे एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको एक्स्ट्रा ही करवाऊंगी, तो आप लोग अभी ये वाला कंप्लीट कर लीजिए कि इसका डायग्राम और इसके सारे के सारे पार्ट्स, उसके बाद में आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये सारे नाम अब आपके यदि किसी के दिमाग में होगा कि भाई मैम ने मेरे को एक्सोन बता दिया, डेंड्रॉन बता दिया, मैम ने मेरे को ये भी बता दिया कि साइटोन होता है, इसको सोमा बोलते हैं, निसेल्स बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह दूँ कि भाई यहाँ पे माइलिन शीट पाया जाता है, ठीक है, यहाँ स्वान बॉडीज प्रेजेंट है, जो डेंड्राइट्स है ये किस टाइप से मैसेज लेके आ रही है, एक्सोन किस टाइप से मैसेज आगे लेके जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आपके दिमाग में अब क्रिएट हो चुके हैं। तो क्रिएट होने के बाद में इनके जो आंसर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी आपको ये जो सिर्फ डायग्राम है उस डायग्राम को ड्रॉ करना है, वो सीख लेना है, ठीक है। तो जो ये बेकार सा डायग्राम था ना यहाँ पे, तो इस बेकार से डायग्राम को फॉलो नहीं करते हुए आपको क्या फॉलो करना है कि यहाँ पे इस डायग्राम को बनाने का एक ईजी सा तरीका बता देती हूँ ताकि एक डायग्राम है आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस टाइप से एक लंबी सी लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसको आप इस टाइप से राउंड करके छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको आपने राउंड करके छोड़ दिया। इस राउंड करने के बाद में आपको इसको यू बाहर की तरफ आपको सी ड्रॉ करने, क्लियर, ये हो गया। और सी ड्रॉ करने के बाद में इस वाले सी को यहाँ से आप मैच कर देना, यहाँ से आप प्रवर्त बना सकते हैं, प्रवर्त बन जाएंगे यहाँ से, और ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। और यहाँ पे इसके ब्रांचेस बनाए और नीचे सिनेप्स बना के छोड़ दीजिए और इनकी आपको कवरिंग करनी है, ठीक है। तो इस टाइप की आपको इसमें ये कवरिंग हो जाएगी, ठीक है, कवरिंग इक्वली करनी है। तो यहाँ इस टाइप से आपका एक डायग्राम बन जाएगा। मैंने रफली बनाया, आपको फेयरली बहुत अच्छे से बनाना है। ये आपको डायग्राम है वो मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी और बुक में भी आपके पास में है ये डायग्राम, ठीक है। तो आपको नाम कौन से लिखते हैं, न्यूरोफाइबर आपको समझ में आ गया, साइटोप्लाज्म, डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ है। जो इसमें कण बिखरे हुए दिख रहे हैं वो क्या है, निसेल्स बॉडीज, जो ग्रेन्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो बॉडीज बनानी है, तो इसमें न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल्स, ये जो एक्स्ट्रा में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, माइलिन शीट, माइलिन आच्छद बोलते हैं इसको, ये किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का होता है। और जहाँ पे एक्सोन पे ये प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर्स, ठीक है। तो ये रेनवियर्स आपको बनाने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्सोन पोर्शन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया, एक्सोन टर्मिनल और सिनेप्सिस। तो इस टाइप से आपको ये सारे के सारे नाम है वो फॉलो करने हैं। फिर इनकी थ्योरी है वो हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए।